हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि चैप्टर 2 है हमारा मैथ क्लास 11 का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंबल्स कुछ इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे, आने वाले चैप्टर्स में भी यूज़ होंगे। ओके, तो पहला है बिलोंग्स टू एप्साइनल, एंड एप्साइनल में हम एक क्रॉस लगा देंगे तो वो बन जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। एंड उल्टा ए लिखा हुआ था उसका मतलब होता है फॉर एवरी। उल्टा ई लिखा हुआ था उसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। जैसे कि कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये सिंबल्स बने होंगे, तो इसका आप इंटरप्रिटेशन ये निकालेंगे। ओके, एंड दिस सिंबल मीन्स इम्प्लाइज, एंड दिस सिंबल मीन्स इफ एंड नॉट इफ एंड इक्विवेलेंट टू ऑल्सो। ओके, मतलब इसके बराबर है। एंड दिस ब्रैकेट एंड फाइव इज नल सेट का डिनोट करता है, एंड यू इज यूनिवर्सल सेट। एंड डबल डॉट या कॉलन या एक सिंगल डंडा, इसका मतलब होता है सच रेट, एंड इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड यू का मतलब होता है यूनियन। एंड अगर डब्बा बना हुआ है तो उसका मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। माइनस लिखा हुआ है ए माइनस बी, ये दो सेट है ए और बी, और बीच में माइनस लगा हुआ तो उसका मतलब होता है डिफरेंस। ए की पावर सी लगा हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ए। एंड एन मतलब नेचुरल नंबर, जेड मतलब इंटीजर, क्यू मतलब रेशनल नंबर, एंड आर मतलब रियल नंबर। ओके, अब ब्रैकेट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेट्स में ही मैंने आपको ये पढ़ाया था ब्रैकेट के बारे में कि क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है, जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। ये पूरा रीजन तो हो गई, इसके अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, साथ में 2 और 4 भी होता है। और अगर ओपन ब्रैकेट है, ये राउंड ब्रैकेट है, तो उसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होते, उसके अंदर के जो नंबर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। एंड अगर कर्ली ब्रैकेट्स हैं और उसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं सिर्फ वही हमारी एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, उनके बीच में जो भी नंबर्स आता है वो हमारा इंक्लूड नहीं होता है। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास है सेट्स। सेट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। ओके, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब होता है कि कहीं पे भी अगर हम इसके बारे में बात करेंगे या किसी को समझाने करेंगे, जैसे कि कोई किसी और कंट्री में, तो वो हमें हमसे यही समझेगा। ओके, उसके लिए हमारे लिए सेम डेफिनेशन होगी। इसका मतलब ये एक सेट है ए ई आई ओ यू। ओके, जिसके अंदर ए ई आई ओ जो कि वॉवल्स हैं, तो हमारी क्या है रोस्टर या कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, जिसमें से वैल्यूज़ लिख दी जाती हैं। एंड अगर एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये सेट बिल्टर फॉर्म है, जिसमें हम कंडीशन, लैंग्वेज या क्राइटेरिया लिख देते हैं। ओके, इसे प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं, सेट बिल्टर फॉर्म भी कहते हैं। आगे चलते हैं। और ये है एक विजुअल फॉर्म, जिसमें एक सर्कल बना के, जो कि हम वेन डायग्राम में यूज़ करते हैं, और उसके अंदर एलिमेंट्स लिख देते हैं उसके, जो कि यहाँ पे ए ई आई ओ यू उसके एलिमेंट्स थे, और इसको कहते हैं विजुअल फॉर्म। ओके, अब लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू 2,5, तो इसको हम ऐसे ये भी एक सेट है। कैसे कि सेट ऑफ इंटीजर्स जेड इक्वल टू 0, +-1 +-2 टिल इन्फिनिटी तक जाता है, ये तो आपको पता ही है। और रेशनल नंबर जो क्यू है उसमें क्या होता है p/q, और p और q को प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि जिनका HCF 1 आता है, यानी कि इसको और लोएस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, और यहाँ पे नीचे जो नंबर होता है वो 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अगर 0 हो जाएगा तो वो नंबर डिफाइंड नहीं होता है, याद रखिए। ठीक है, अब कार्डिनेटी ऑफ ए सेट देखते हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए सेट, कि कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार काउंट करते हैं। ओके, m इक्वल टू हम m डिनोट करने के लिए दे दिए। ओके, और ANKUS। ओके, तो n ऑफ m क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। n ऑफ a इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है नल सेट, यानी कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर उसके अंदर एक एलिमेंट है तो उसका मतलब होता है सिंगलेटन सेट। अगर नंबर ऑफ a सेट और नंबर ऑफ b सेट के एलिमेंट्स बराबर है तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। ओके, एंड नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ b एंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, तो उसको इक्वल सेट कहते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए तब जाके इक्वल सेट बनता है। अगर एलिमेंट सेम नहीं है, सिर्फ नंबर सेम है, जैसे कि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो इक्वल सेट कहलाएगा। लेकिन इसके अंदर जो 5 एलिमेंट है, इसके अंदर जो 5 एलिमेंट है वो भी सेम है। ओके, जैसे कि ए ई आई ओ यू इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो ये इक्वल सेट्स कहलाएंगे। ओके, और सबसेट क्या होता है? पार्ट होता है सेट का। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाल रखा है ए इक्वल्स टू 1,2 एक सेट है, इसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे? एक तो 5 हो जाएगा और एक खुद हो जाएगा। ठीक है, और बीच में कौन कौन से आते हैं? कॉम्बिनेशंस, जैसे कि पहला सेट का एक सेट बन जाएगा, और पहले एलिमेंट का एक सेट बन जाएगा, दूसरे एलिमेंट का एक सेट बन जाएगा। ओके, एंड सो ऑन।
और हम डिनोट कैसे करते हैं सबसेट को, दिस सिंबल एंड इक्वल्स टू, ओके। और प्रॉपर सेट किसी डिनोट करते हैं ए और ये और बी। और प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है जिसके अंदर खुद का ही सेट ना है, जिसमें इक्वल टू का साइन ना लगे, खुद का ना है। जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं 1 2 एंड 5, ओके। इफ ए सेट ए कंटेन्स m एलिमेंट्स, अगर एक सेट के अंदर m एलिमेंट्स है तो उसके अंदर नंबर सबसेट क्या होते हैं 2 की पावर m। जैसे कि यहाँ पे 2 थे तो 2 की पावर 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सेट्स का, प्रॉपर सबसेट का, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट जो कि 2 की पावर m होता है, उसमें से 2 माइनस कर देंगे। 2 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा एक नल सेट और एक फुल सेट वही खुद का इट सेट, वो दोनों को काउंट करके 2 माइनस करना पड़ता है, ओके गॉट इट। और यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आगे चलते हैं तो पावर सेट की बात करते हैं। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ सेट, ठीक है। जो सेट के हमने सबसेट्स निकाले उसका एक कलेक्शन कर दो, यानी कि उसका एक सेट बना दो, तो हमारा क्या बन जाता है पावर सेट बन जाता है, ओके। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू m है तो जो कार्डिनलिटी है यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पावर सेट के अंदर हो गए जिसको हम PA से डिनोट करते हैं वो हमारे क्या हो जाएगा 2 की पावर m हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू द नंबर ऑफ सबसेट जो कि हमारा किसके बराबर होता है, जितने सबसेट्स होते हैं ए के अंदर वो उसी के बराबर होता है। और नंबर ऑफ इक्वल टू 1 मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ दिस ये कंटिन्यूस में चलते जा रहा है, ओके। तो कितनी बार चलते आ रहा है 1 2 3 4, ठीक है। अब देखते हैं ये 2 के पावर 1 हो जाएगा क्योंकि m की वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 निकल जाएगा। अब इसके अंदर 2 निकल गए तो यहाँ पे 2 की पावर m यानी कि 2 एलिमेंट्स, अब 4 हो जाएगा। अब फिर से 2 की पावर 4 चढ़ेगा तो 16 हो जाएगा, और फिर लास्ट में 2 की पावर 16 आ जाएगा, ओके। क्योंकि इसके अंदर 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या हो जाएगा 2 की पावर 16 हो जाएगा, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ से शुरू होता है हमारा रियल चैप्टर। वो तो सेट्स का पार्ट था, अब रिलेशन फंक्शन की बात करते हैं। और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस को ट्राइंगल से डिनोट करते हैं, ए ट्राइंगल बी। अब इसमें होता क्या है देखो, याद करना है, एक वेन डायग्राम है, ए सेट है बी सेट है, इसके अंदर जो ए इंटरसेक्शन बी है वो वाला पार्ट नहीं आएगा, ए वाला ए सेट का पार्ट आएगा, बी सेट का पार्ट आएगा, ओके। जिसको हम ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर ए यूनियन बी करके ए इंटरसेक्शन बी से भी डिनोट कर सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं, रिलेशन ऑन ए। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक सबसेट ही होता है ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब 2 सेट की बात की जा रही है, सेम सेम, ओके। और यहाँ पे ए क्रॉस ए। अब रिलेशन क्या होता है, देखो जितने भी सबसेट मतलब कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उनको हम रिलेशन कहते हैं। A1 के साथ A का बन सकता है, A1 का A2 के साथ बन सकता है, A1 का A3 के साथ बन सकता है, एंड A2 का फिर ऐसे चलते जाएगा, ओके गॉट इट। A2 का फिर A1 के साथ, A2 का फिर A2 के साथ, A3 का फिर A4 के साथ, ओके, A3 का फिर A4 के साथ, ऐसे इसके साथ भी 4 पेयर्स, ओके। तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो हमारे बन सकते हैं ए क्रॉस ए में वो 16 हो जाते हैं। वो कैसे निकालते हैं, जो सबसेट्स होते हैं ए क्रॉस ए में वही हमारा क्या हो जाता है नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए के अंदर क्या हो जाएगा, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। और नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो सबसेट के बराबर ही होता है जो ए क्रॉस ए में बनेगा, ओके। क्योंकि हमारे 16 है m की वैल्यू जो कि 2 के पावर में चढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ सेट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वो तो 4 है, ओके। आगे चलते हैं, अब आइडेंटिटी रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन देखते हैं। एक आइडेंटिटी रिलेशन होता है, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, जो नंबर है वो खुद के साथ ही सिर्फ पेयर बनाता है, ओके। जैसे कि यहाँ पे 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ठीक है। इसी टाइप के पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है A, लिख दिया, ओके। सबसेट लिख दिया है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब एलिमेंट्स है, ठीक है, सेम एलिमेंट्स, और कैपिटल ए मतलब कि सेट का नाम दिया गया, सिंपल, ओके। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ लेते हैं क्या होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आता है, सिमेट्रिक आता है और ट्रांजिटिव आता है। और क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है कि ये सेट किस टाइप का रिलेशन शो कर रहा है, ओके। रिफ्लेक्सिव में चलते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है
यानी कि खाली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये रिलेशन और ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव तब कहा जाएगा जब ए कॉमा ए एग्जिस्ट करेगा। ओके, उसके अलावा कोई भी एग्जिस्ट करे उससे फ़र्क नहीं है, इन दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ यही एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसके अलावा कोई और पेयर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिंग में कोई और भी एग्जिस्ट करेगा तो चल जाएगा, लेकिन ए कॉमा ए एग्जिस्ट करना चाहिए, ये वाले पेयर, यानी कि 1,1 2,2 ये वाले एग्जिस्ट करने चाहिए। अब सारे आइडेंटिटी रिलेशन इसलिए हम रिफ्लेक्सिव कह देते हैं, लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कह पाते। ओके, जैसे कि यहाँ पे 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है, यहाँ पर लेकिन 2,1 भी आ गया, 3,5 भी आ गया। तो इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ, क्योंकि सारे ऐसे पेयर मौजूद हैं जो कि ए कॉमा ए जैसे पेयर्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, नल सेट जो है वो सिमेट्रिक हो सकता है, लेकिन नल सेट रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही देखा था कि रिफ्लेक्सिव में नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं फोर्थ सिमेट्री से। सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, आर इक्वल टू आर इन्वर्स होना चाहिए, उसके इन्वर्स के बराबर होना चाहिए। इन्वर्स मैं समझाऊंगा। इन्वर्स का मतलब होता है कि उस रिलेशन में जैसे कि ए कॉमा बी है वो बी कॉमा ए भी आना चाहिए, ए मतलब बी कॉमा ए हो जाए। ओके, अब सिमेट्रिक रिलेशन में चलते हैं। ए रिलेशन जो नॉन एम्प्टी सेट हो, ठीक है, और ए बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ए बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो बी ए एग्जिस्ट करे या ना करे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, किसे कहते हैं, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए है उस पर अगर रिलेशन की बात की जाए तो अगर ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है और बी कॉमा सी भी कर रहा है, यहाँ पे देखो एक कॉमन टर्म आ गया बी और बी। ठीक है, तो ए कॉमा सी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये वाला ए और ये वाला सी। ठीक है, तो अगर ये नहीं हो पाता है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 1,2 है, 2,3 है, ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि 1,3 प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरे में एग्जांपल देखो 1,2 है लेकिन 3,4 है, ए बी ओनली एग्जिस्ट नॉट बी एन। ओके, तो ये ट्रांजिटिव हुआ। ठीक है, 1,2 तो है लेकिन 2, समथिंग नहीं है, तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। एक जो फाई है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, अब एंटी सिमेट्रिक, असिमेट्रिक और एंटी रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। एंटी सिमेट्रिक का मतलब होता है सिमेट्रिक बट नॉट फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ए कॉमा बी। अगर ए आर का मतलब होता है रिलेटेड, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, जब ए और बी बराबर हो। ठीक है, जैसे कि 1,2 है, 2,2 है, तो इसे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ए सिमेट्रिक किसे कहते हैं, अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए एग्जिस्ट नहीं करते, चाहे ए बराबर हो बी के या ना हो। ठीक है, जैसे कि 1,2 और 3,4। ओके, अब एंटी रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, अगर ए कॉमा ए है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है किसी भी एलिमेंट्स जो भी सेट के अंदर है, तो आर टू द कॉम्प्लीमेंट विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्सिव। ओके, तो उसको कहते हैं हम एंटी रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव ना हो। ओके, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन और ए, जो नंबर ऑफ रिलेशन है ए के ऊपर वो 2 की पावर n की पावर 2 होता है। याद हो जाएगा कैसे, देखो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं, कितने होते हैं, तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, आपको याद रख लेना। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो n होता है। ठीक है, यहाँ पे तो 2 की पावर n की पावर 2 हो जाएगा। ओके, अब एक और क्या है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, याद कर लो 2 की पावर n की स्क्वायर प्लस n/2 होता है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको बेल नंबर भी कहते हैं, 1,2,3 का, इसका क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन 5 होता है। इसको याद कर लो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं MCQ में या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। अगर कोई सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो उनके इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने होंगे, 5 होंगे। ओके, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, आर दोज रिलेशन, वो रिलेशन होते हैं जिनके अंदर एवरी एलिमेंट्स डोमेन में जो है, डोमेन मतलब कि जिससे हम रिलेट करने जा रहे हैं, और इसको कहते हैं हम रेंज, जो कि इसके एलिमेंट्स इससे रिलेट हो रहे होते हैं। और वैसे इसे को डोमेन कहते हैं फुल सेट को। मैं समझाऊंगा अभी अच्छे से कि डोमेन हैज़ ए यूनिक इमेज। यूनिक इमेज मतलब उसको उसका कोई ना कोई रिलेटेड हो,
बी सेट के अंदर, दूसरे सेट के अंदर, जैसे कि ए डोमेन है, बी को डोमेन है। और रेंज कैसे कहते हैं, जो कि कनेक्टेड, जैसे कि B1 B2 B3, ये इसके रेंज के लाएंगे इस फंक्शन का। और B1 B2 B3 B4 ये टोटल सारे क्या कहलाएंगे, हमारे को डोमेन कहलाएंगे। ओके, रेंज यहाँ पे लिखा हुआ B1 B2 B3। अब B1 क्या है, इमेज है A1 का, इसको पढ़ा जाता है ऐसे, B1 जो है इमेज है A1 का। और इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि A1 जो है वो प्री इमेज है B1 का, ठीक है। और फंक्शंस के अंदर क्या क्या है, A1 B1 के साथ कनेक्ट है, A2 B2 के साथ, A3 B2 के साथ, A4 B3 के साथ। ओके, हाँ, हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ से डोमेन से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ओके, और एक एलिमेंट दो के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये दो कंडीशंस होती हैं फंक्शन के अंदर। गॉट इट। आगे चलते हैं। एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, जैसे अगर आपको कोई फंक्शन का ग्राफ पता है तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, मतलब किसी भी ओके रिलेशन यूज टू डिटरमाइन वेदर द ग्राफ इज ऑफ ए फंक्शन और नॉट, कि ग्राफ फंक्शन है कि नहीं। वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब कि एक वर्टिकल लाइन खींच देनी है, अगर वो एक जगह इंटरसेक्ट करती है ये, तो वो क्या है, फंक्शन है। अगर एक से ज़्यादा कहीं पर इंटरसेक्ट करती है, देखो एक जगह हर जगह एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो क्या है, फंक्शन है। अगर नहीं कर पा रही है या दो जगह इंटरसेक्ट हो जाए, जैसे कि यहाँ पर, तो ये फंक्शन नहीं है हमारा, ये फंक्शन नहीं है हमारा, सॉरी ये फंक्शन है y=x²। ये देखो इसका ग्राफ ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट करें, कहीं पे भी गिरा है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो हमारा एक ही जगह इंटरसेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दो जगह इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है हमारा y² = 4ax। व्हाट ऐसे चेक करना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो देख लेते हैं। पहला होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सिंपल फंक्शन होता है। इसका लिखने का तरीका क्या होता है, सिंटेक्स ये रहा, y=an x⁻n। an मतलब कि कोई भी nth कोफिशिएंट ऑफ x⁻n, और a-1 होता है n-1 का डिग्री ऑफ x का कोफिशिएंट। ओके, ऐसे टिल a0 तक जाता है, यहाँ पे x⁻0 हो जाती है। और डोमेन हमारा क्या होता है, और रियल नंबर। और रेंज क्या होता है, इवन डिग्री, ठीक है। रेंज क्या होता है, अगर इवन डिग्री है, यानी कि n⁻3 है, 4 है, 3 है, 5 है, 7 है, इवन है, सॉरी इवन मतलब कि 2 4 6 ऐसे, तो वो डिफर करेगा, अलग अलग होगा रेंज, मतलब उस कंडीशन में बता नहीं सकते। लेकिन अगर ऑड है, 3 है, 5 है, 7 है, तो उसमें भी रेंज क्या हो जाएगा, हमारा रियल नंबर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। अब ये वाला जो पार्ट है हम क्वाड्रेटिक फंक्शन में भी देख सकते हैं। वैसे एक फॉर्मूला है कि रेंज निकाल लेगा, ठीक है, तो जिसमें -d/d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन, अपॉन में 4a होता है, और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x⁻2। ओके, और इन्फिनिटी तक जाता है। और अगर a पॉजिटिव है, अगर एक नेगेटिव है, तो इसमें उल्टा हो जाता है, -∞ से -d/4a होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है रेंज निकालने का, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का। ओके, एक एब्सोल्यूट फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन भी कहते हैं उसे। और इसमें क्या होता है, y=mod x लिखा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, x निकलेगा अगर x पॉजिटिव है, इसमें से x निकलेगा x पॉजिटिव, जैसे 2 आ रहा है तो 2 डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर -2 आ रहा है तो -1 बाहर निकल जाएगा, यानी कि -2 आ जाएगा, यानी कि प्लस का 2 निकल जाएगा, यानी कि -x निकलेगा अगर x नेगेटिव है, और 0 निकलेगा अगर 0 है। ओके, इसमें डोमेन भी रियल नंबर होता है, सब कुछ इसमें डाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन रेंज जो होता है इसमें हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी। ओके, अब ये कुछ है कि mod x = a है, तो इसको हम कह सकते हैं x = +-a, और a जो है हमेशा >= 0 होगा। ओके, अगर mod x <= 3 है, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि -3 और 3 के बीच में वो लाई करेगा। ओके, अगर >2 है, तो उसको हम कह सकते हैं -∞ से -2 के बीच में लाई करेगा, और 2 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। ओके, अगर x-1 पे mod = 2 है, यानी कि x-1 खुलेगा +-2 के फॉर्म में, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा 2 + 1 3, और एक 2 - 1, और -2 + 1 -1। ओके, तो ये हमारी दो वैल्यूज आ जाएंगी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है सॉल्व कर रखा है, इसको मैं आप देख लीजिए। एंड आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज़। अब ये खास नहीं है एनसीईआरटी लेवल के लिए, मैं आगे बताऊँगा। ओके, एक होता है सिग्नम फंक्शन, इसको SGN से डिनोट करते हैं। SGN x = 1 0 -1। इसका आउटपुट यानी कि रेंज 1 0 या -1 ही आता है। अगर x > 0 है, यानी कि x की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, 2 पॉइंट समथिंग हो गई, कुछ भी होगी, तो 1 वैल्यू देगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है।
यहाँ पे होल सर्कल और ये 1 देता है, 1 देता है, और यहाँ पे हमारे 0 भी देता है। ओके, यहाँ पे होलो सर्कल है, यहाँ पे कंप्लीट सर्कल है। अगर x 0 है तो ये फंक्शन हमारे 0 देगा, और x नेगेटिव वैल्यू है कोई भी तो हमारे यहाँ पे -1 वैल्यू देगा, और डोमेन इसमें रियल नंबर होता है, रेंज इसमें -1 0 1 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं, उसमें डिनोशन कैसा होता है, एक फुल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ जो GIF को शो करता है, GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इसमें डोमेन क्या होती है, रियल नंबर होती है, रेंज क्या होती है, इंटीजर्स होती है, सिर्फ इंटीजर निकाल के देगा, -1 0 +1 2 3 -2 -3 ऐसी। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, देखो इसको स्टेप वाइज फंक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये सीढ़ियों के जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उसके लिए ये क्या निकाल के देगा, 0 निकाल के देगा, y की वैल्यू। ओके, अब 1 से लेकर 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उसके लिए 1 निकाल के देगा, ऐसे चलते जाता है। यहाँ पे ये फंक्शन कुछ ऐसा होता है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो x से छोटा होगा और x -1 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर की बात करें, यहाँ पे 4 आ जाए 5 आता है तो वही वैल्यू निकाल के दे देता है। ओके, जैसे कि 0 आ जाए तो 0 निकालेगा, 1 आ जाएगा, 2 डाल देंगे इसके अंदर x की जगह पे तो 2 आ जाएगा। ओके, अब आगे बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में क्या होता है, देखो y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में जो हमारा डिनोशन होता है वो कर्ली ब्रैकेट होता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है कि x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट्स इंटीजर, तो इसको हम निकाल सकते हैं इसको उधर बीच में। ओके, इसकी डोमेन होती है रियल नंबर और रेंज होती है 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, यानी कि सिर्फ फ्रैक्शन में लाई करता है। इसकी वैल्यू है पूरी y की वैल्यू फ्रैक्शन आती है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इसका कुछ ग्राफ होता है ऐसा। ओके, ये y इक्वल टू 0 लाइन है, ये y इक्वल टू 1 लाइन है, मतलब x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है, और y इक्वल टू x, y इक्वल टू x -1, y इक्वल टू x -2, कुछ ऐसे जाता है, ठीक है। यानी कि हमेशा 0 से लेकर 1 तक लाई करेगा y एक्सिस पे, कभी भी उससे ऊपर नहीं जाएगा नीचे नहीं जाएगा। ओके, अगर 0 से लेकर 1 तक में कोई भी नंबर आता है तो कुछ ऐसी स्लोप निकाल के देगा। अगर यहाँ पे 0.3 आता है तो उसकी वैल्यू 0.3 हो जाती है। ओके, अगर 1.3 आता है तो उसकी भी 0.3 वैल्यू हो जाती है। ओके, आगे चलते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी है, देख लेते हैं कि x प्लस इंटीजर, आई मतलब इंटीजर, कोई भी नंबर है x उसके साथ इंटीजर प्लस में हो रखा है तो वो x ही जो इंटीजर को हम हटा सकते हैं, सिर्फ x को ले सकते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन पार्ट सेम रहता है, ठीक है। x प्लस 1/2 अगर ऐसा कुछ है तो ये देखो ये इंटीजर नहीं है। ओके, तो हमारा -1/2 1/2 3/2 5/2 ऐसी वैल्यूज आ सकती है। ओके, आगे चलते हैं। बेल नंबर क्या होता है, 1, 1, 2 5 15 52 20 नंबर ऑफ इक्वलेंट रिलेशन होते हैं। अगर n ऑफ a यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a अगर 1 है तो इक्वलेंस रिलेशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a 2 है तो नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशन क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ओके, अगर 3 है तो 5 हो जाता है, 4 है तो 15 हो जाएगा, 5 है तो 52 हो जाएगा, एंड 6 है तो 203 हो जाएगा। ये कुछ नंबर्स आपको याद करने, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि पूछ लेगा नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशन बता दो। और इक्वलेंस रिलेशन क्या होते हैं कि वो रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो। ओके, और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नोट्स आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो ओके, एंड लास्ट वी हैव लेफ्ट द टाइप ऑफ फंक्शंस। द फर्स्ट वन इज वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो नो टू एलिमेंट्स ऑफ ए डोमेन हैव द सेम इमेज इन द कोडोमेन। इसका क्या मतलब हो जाए, कोई भी जो डोमेन में एलिमेंट्स है वो किसी एक एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं वन फंक्शंस। ओके, और एक और चीज़, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए होता है वो हमेशा कम या बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ओके, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ग्रेटर देन हो गया नंबर ऑफ सेट्स एलिमेंट्स इन सेट बी, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो वन फंक्शंस हैं वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। और इसका एक चेक करने का तरीका होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट।
ओके, एक फंक्शन है तो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कर दो, ठीक है। अगर वो एक से ज़्यादा जगह पे टच करता है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं हो जाएगा। अगर एक ही जगह पे टच करता है वो हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। सेकंड टाइप पे बढ़ते हैं, मैनी वन फंक्शन, ठीक है, कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हो डोमेन में जिसके पास सेम इमेज हो, ओके, यानी कि उसका उल्टा, ओके। जैसे कि यहाँ पे 4 और 5 है, वो B2 के साथ कनेक्ट हो रहा है, जिसको कहते हैं हम मैनी वन फंक्शन। फॉर्मूला होता है, अगर n मीन्स दिस सेट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, और m मतलब दिस सेट, इस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर m बड़ा हो जाए n से तो नंबर ऑफ मैनी फंक्शन क्या हो जाता है, n की पावर m हो जाता है, ओके। अगर नंबर ऑफ n बड़ा हो जाए या ग्रेटर देन इक्वल्स टू m हो जाए तो मैनी वन फंक्शंस कितने हो जाते हैं, n की पावर m माइनस npm, ये हमारा क्या हो जाता है, npm, ये वो होता है, हम आगे पढ़ेंगे, इसके चैप्टर है। जो 1 1 फंक्शन है नहीं है वो मैनी वन फंक्शन होता है, इसका याद रखना। और इसमें क्या होता है कि अगर f' कोई भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं 0 के बराबर जाता है तो वो मैनी वन फंक्शन होता है, एक और चीज़ होती है, ठीक है, याद रखने से। ये वाला पार्ट हम आगे देखेंगे, आगे के चैप्टर्स में यूज होता है। ऑन टू फंक्शंस क्या होता है देखते हैं, इसको सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। कोई भी फंक्शन ऑन टू तब होता है, ठीक है, इसमें एक कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बराबर होना चाहिए बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। एवरी एलिमेंट जो कोडोमेन में है उसका प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। जो कोडोमेन में जो है B1 B2 B3 B4 है उसका एक ना एक, मतलब सबका रिलेशन होना चाहिए किसी न किसी एलिमेंट से जो कि सेट E के अंदर है, ठीक है। यानी कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जाए। हमारा रेंज क्या होता था, जिससे कनेक्ट होता था, ठीक है, और कोडोमेन क्या होता था, सारे एलिमेंट, तो दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और इसका उल्टा क्या होता है, इन टू फंक्शन होता है, ठीक है। यानी कि कोई कम से कम एक एलिमेंट्स कनेक्ट ना हो जाए, यानी कि बच जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनटू, जिसमें रेंज जो होता है छोटा होता है कोडोमेन से, ठीक है। थैंक यू।